हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो हम उत्तराखंड की सीरीज में उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। उत्तराखंड के इतिहास में हमने कार्तिकेय वंश भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट क्लास में हमने कार्तिकेय वंश का प्रशासन पढ़ा था। प्रशासन एक छोटी सी क्लास थी बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। होपफुली आपने वो सारे फैक्ट याद कर लिए होंगे। आज हम कत्यूरों के बाद थोड़ा वो स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे चंद्रवंश। चंद्रवंश और पंवार वंश की जब भी बात आती है तो लगभग सभी बच्चों को वो याद है और सब लोगों ने पढ़ा भी है। बट एक बार चंद और पंवार वंश का रिवीजन ही तौर पे या इसको पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। हर एग्जाम में एक एक दो दो नंबर चंद पंवार से तो आता ही है। ठीक है, तो एक बार हमारे नोट्स भी देख लीजिएगा कैसे ये नोट्स है, कैसे हमारा समझाने का तरीका है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चंद्रवंश को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और चंद्रवंश को पढ़ने की कोशिश में पहला ठीक है, चंद्रवंश अगर हम पढ़ेंगे तो इतिहास में जब हम चंद या पंवार पढ़ेंगे तो टोटल जो स्टार्टिंग के राजा ना, इनकी बहुत सारी डिटेल किताबों में नहीं है, इतिहासकारों के पास नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना होता रहता है तो उनकी डिटेल भी बढ़ती रहती है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं। टोटल 62 राजा हुए थे और आपको 62 राजा नहीं पढ़ने होते ना, 62 राजा हम लिखते हैं। हमें वो राजा पढ़ने होते जिन जिन में कोई डिटेल होगी, जिन जिन में कोई जानकारी होगी। तो हम जानकारी समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो पॉइंट आता है संस्थापक में। संस्थापक में क्या पॉइंट आता है कि चंद्रवंश अगर हम पढ़ेंगे तो चंद्रवंश का संस्थापक कौन था भाई। तो चंद्रवंश के संस्थापक में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि कॉन्ट्रोवर्सल है और जिनमें पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो चंद्रवंश के संस्थापक नॉर्मल कोई भी बच्चा बोलेगा कि चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद है। ठीक है, मान लिया आपका कहना। और कई बच्चे ये भी बोलेंगे चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद है। अगर मैं चंद्रवंश की वंशावली देखूं तो चंद्रवंश में कुल कितने राजा हुए हैं। तो चंद्रवंश में कुल राजा हुए हैं मेरे दोस्तों 62। और इन 62 राजाओं की सीरीज अगर मैं देखूंगा तो सोमचंद की जो रैंक है वो आती है पहली और थोहरचंद की जो रैंक है वो आती है तीसरी 23। मगर फिर भी कुछ राजा चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को मानते हैं और कुछ राजा चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद को मानते हैं। नॉर्मल हम तो सोमचंद पढ़ते हैं बट जबरदस्ती क्वेश्चन आ जाए किसके अनुसार थोहरचंद है और किसके अनुसार सोमचंद है। तो सोमचंद को चंद्रवंश का राजा मानने में दो इतिहासकारों का नाम देखने के लिए मिलता है। एक इतिहासकार का नाम है जिसको आप बार बार पढ़ते हो, उनका नाम है एटकिंसन। तो एटकिंसन चंद्रवंश का संस्थापक किसको मानते हैं। एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का पहला राजा सोमचंद है। इसके अलावा कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे जी ने। तो बद्रीदत्त पांडे की एक बुक है और इनकी बुक का नाम क्या है भाई। इनकी बुक का नाम है कुमाऊं का इतिहास। तो बद्रीदत्त पांडे भी क्या बोलते हैं कि चंद्रवंश के संस्थापक का नाम सोमचंद है। बट कुछ इतिहासकार हैं जो कि चंद्रवंश के संस्थापक को थोहरचंद मानते हैं। और चंद्रवंश के संस्थापक को थोहरचंद मानने वाले दो इतिहासकारों में पहले का नाम है हैमिल्टन। अंग्रेज इतिहासकार है, इनका नाम है हैमिल्टन। ये बोलते हैं कि चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद नहीं थोहरचंद है। और एक और इतिहासकार है जिनका नाम है डब्ल्यू फ्रेजर। तो डब्ल्यू फ्रेजर भी क्या बोलते हैं फ्रेंड, डब्ल्यू फ्रेजर भी बोलते हैं कि चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद नहीं है, चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद है। मुद्दा यह है कि सबको पता है चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद है, 62 राजाओं में पहला राजा है, क्योंकि हम बद्रीदत्त पांडे के कुमाऊं के इतिहास को फॉलो करते हैं। जबरदस्ती क्वेश्चन आ जाएगा हैमिल्टन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन है और डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, तब क्या करोगे थोहरचंद। हैमिल्टन की एक बुक है, क्योंकि इन्होंने चंद्रवंश का संस्थापक बताया है तो किसी न किसी बुक में तो बताया होगा। तो चंद्रवंश का जो संस्थापक इन्होंने बताया है तो हैमिल्टन की बुक का नाम है किंगडम ऑफ नेपाल। थोड़ा अंग्रेजी में इशू है तो हिंदी में लिख देता हूं मैं। तो ये है किंगडम ऑफ नेपाल। तो अगर क्वेश्चन आएगा किंगडम ऑफ नेपाल बुक रिटन बाय, तो किंगडम ऑफ नेपाल बुक रिटन बाय हैमिल्टन। और हैमिल्टन इसी बुक में बोलता है कि चंद्रवंश के संस्थापक थोहरचंद है। डब्ल्यू फ्रेजर की बुक का नाम क्या है। तो डब्ल्यू फ्रेजर ने भी एक बुक लिखी है और इन्होंने बुक लिखी है द रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल।
तो हमारी पहली क्लास में हमने क्या समझा है, पहली स्लाइड में हमने ये समझा है कि चंद वंश के संस्थापक सोमचंद भी है, थोहरचंद भी है। थोहरचंद किसके अनुसार है, हैमिल्टन और डब्ल्यू फ्रेजर चंद वंश का संस्थापक किसको मानते, थोहरचंद, और एटकिंसन और बृहदीधर पांडे चंद वंश का संस्थापक किसको मानते, सोमचंद को। जबरदस्ती क्वेश्चन आएगा, हैमिल्टन के अनुसार चंद वंश के संस्थापक कौन है, या हैमिल्टन की बुक पूछ लिया, या डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार पूछ लिया, या डब्ल्यू फ्रेजर की बुक पूछ ली, तो होपफुली आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। जब चंद्रवंश का संस्थापक आपने पढ़ लिया है और चंद्रवंश के बारे में भी आपको बात पता चल गई है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन है और कौन किसको चंद्रवंश का संस्थापक मान रहे, तो हम सोमचंद को फॉलो करते हुए सोमचंद को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रवंश का पहला राजा है सोमचंद। इस सोमचंद के लिए बोला गया था कि इलाहाबाद से आए थे, इलाहाबाद से आया था। यह यहाँ पे एक जगह का नाम देखने के लिए मिलता है और उस जगह का नाम क्या है, झूसी। और जब ये इलाहाबाद झूसी से आए थे तो अलग अलग लेखक अलग अलग चीज़, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ बोलते हैं। हमें इन कहानियों पे मतलब नहीं है, हमें मतलब है पेपर निकालने से, पेपर क्रिक से। तो उस समय यहाँ पे कुमाऊं में कत्यूरी राजा बीरमदेव का शासनकाल चल रहा था। यह बीरमदेव न मिलके आपको एक नाम मिलता है ब्रह्मदेव। किसी किसी बुक में अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बुक पढ़ते हो तो ब्रह्मदेव न मिलके आपको एक नाम और मिल सकता है, गंभीर देव। इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे, गंभीर देव बोरा। तो जब ये यहाँ आया था झूसी इलाहाबाद से कुमाऊं की यात्रा पे या उत्तराखंड की यात्रा पे, तो इस समय कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव या गंभीर देव बोरा, इन दोनों का नाम मिलता है। ये शासन कर रहे थे। ये दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग नाम लिखा है। ब्रह्मदेव सबने सुना है, आप ये नाम भी लिख देगा गंभीर देव बोरा। ब्रह्मदेव ऑप्शन में ना आएगा तो गंभीर देव आएगा। और ये कहा जाता है, किसी इतिहासकार ने लिखा इसने अपनी पुत्री या इसने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या आता है, चंपा। चंपा की शादी करा दी थी सोमचंद से। चंपा की शादी हो गई थी सोमचंद से और सोमचंद को दहेज में 15 बीघा जमीन मिल गई थी और फिर सोमचंद ने यहीं पे चंद्रवंश की स्थापना कर दी थी। कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मदेव का पुत्र नहीं था, उसने अपनी पुत्री की शादी इससे कराई थी, इससे प्रसन्न होकर और इसको घर जवाई बना लिया था। फिलहाल हमें इनसे मतलब नहीं है, मगर क्वेश्चन आएगा सोमचंद कहाँ से आया था, इलाहाबाद से आया था। जब सोमचंद आया था दैट टाइम यहाँ का किंग कौन था, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ऑप्शन में नहीं होगा तो गंभीर देव आप कर सकते हो। इन्होंने अपनी पुत्री चंपा की शादी कराई थी, 15 बीघा जमीन दान दी थी और यहाँ का राजा कौन बन गया, सोमचंद। अब सोमचंद राजा बना तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, जब राजा बनेगा तो राजा अपने लिए रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना। जैसे हमारी नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के बाद हम पहले अपने जमीन जायदाद लेते हैं, मकान बनाते हैं शादी करने से पहले। तो सोमचंद की जो शादी भी हो गई है तो सोमचंद भी तो अपने लिए मकान बनाएगा। तो मकान बोले तो ये एक किला बनाता है और सोमचंद एक किले का निर्माण करता है जिस किले का नाम है राजबुंगा का किला। तो क्वेश्चन आएगा सोमचंद किस किले का निर्माण करता है अपने लिए, राजबुंगा का किला का निर्माण करता है। और राजबुंगा का किला कहाँ है आपका, चंपावत में राजबुंगा का किला। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा राजबुंगा किले का आकार कैसे देखने के लिए मिलता है, तो राजबुंगे का किले का जो आकार है वो हमको देखने के लिए मिलता है अंडाकार आकृति में। तो क्वेश्चन आएगा राजबुंगा का किले का निर्माण कौन करता है, तो राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद करता है, चंपावत में करता है। और ये राजबुंगा का किला कैसे, अंडाकार आकृति। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जब सोमचंद राजबुंगा किले का निर्माण करता है अपने लिए, राजबुंगा किले का निर्माण करता है अपने लिए, तो इस किले के चारों तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त कर देता है। इस किले के चारों तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त करता है और जिनके लिए एक शब्द आता है चराल। तो कभी क्वेश्चन आएगा कुमाऊं का कौन सा राजा है जो चरालों की नियुक्ति करता है, चरालों की नियुक्ति करता है। तो चरालों की नियुक्ति करने वाले राजा का नाम क्या है दोस्तों, चरालों की नियुक्ति करने वाले राजा का नाम क्या है, सोमचंद। और चराल क्या है, 4 जाति के लोग हैं। और इस कोने पे कौन सी जाति के लोग बैठते थे, चौधरी जाति के लोग। चरालों में कौन कौन सी जाति थी, दूसरी जाति थी बोरा जाति के लोग। बोरा जाति के बाद कौन की थी, कार्की जाति के लोग। और कार्की के बाद कौन सी जाति की थी, तड़ागी जाति के लोग। तो क्वेश्चन आएगा
सोमचंद ने अपने लिए किला बनाया था राजबुंगा का किला, और राजबुंगा के किले के चारों तरफ 4 चराल नियुक्त किए थे। उन चरालों में से आपको 4 जातियां देगा, 3 जातियां यहाँ से देगा और 1 जाति आपको आउट ऑफ सिलेबस दे देगा। और फिर पूछेगा एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सी जाति चराल में शामिल थी या निम्न में से कौन सी जाति चराल में शामिल नहीं थी। तो चरालों की नियुक्ति कौन करता है? सोमचंद। किले के चारों तरफ तड़ागी जाति के लोग, कार्की जाति के लोग, बोरा जाति के लोग और चौधरी जाति के लोग, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सोमचंद करता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सोमचंद के पॉइंट क्या है? इसके अलावा सोमचंद के पॉइंट ये है कि जब ये राजा बन जाएगा तो ये आक्रमण भी करेगा अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। तो सोमचंद पहला आक्रमण किस पे करता है राजा बनने के बाद? क्योंकि सोमचंद तो यहाँ किसी को जानता नहीं है ना, सोमचंद तो कुमाऊं का था नहीं मूल रूप से, या इलाहाबाद से आया था। अब सोमचंद यहाँ पहुँच गया तो अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो सोमचंद अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो यह पहला आक्रमण दोनकोट पे करता है। तो यह पहला आक्रमण करता है दोनकोट के रावत राजा पर। तो अगर क्वेश्चन आएगा सोमचंद राजा बनने के बाद प्रथम आक्रमण कहाँ करता है, तो सोमचंद राजा बनने के बाद प्रथम आक्रमण किस पे करता है? दोनकोट के रावत राजा पे करता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, क्या क्या सोमचंद कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपरों में पूछा जा सकता है। और इस युद्ध में सोमचंद की मदद कौन करता है? तो पहले आक्रमण में सोमचंद का सेनापति कौन था? तो सोमचंद का जो सेनापति था उनका नाम था कालू तड़ागी। आप जब भी चंद्रवंश और परमार वंश पढ़ोगे तो आप सेनापति वाला लॉजिक हमेशा याद रखिएगा। आप किसी भी टीचर से कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ पर सेनापति का नाम आएगा आपको वो याद करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है सोमचंद के सेनापति का नाम क्या है? तो सोमचंद के सेनापति का नाम क्या था? कालू तड़ागी। और इसी कालू तड़ागी ने दोनकोट के रावत राजा पे आक्रमण किया था और सोमचंद को विजय दिलाई थी। इसी कालू तड़ागी के नाम से चंपावत का नाम या कुमाऊं का नाम कुमुकाली देखने के लिए मिलता है। कुमुकाली। चंपावत का नाम कभी ना कभी आपको कुमुकाली देखने के लिए मिलता है। जब आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हो, ओल्ड नेम पढ़ते हो, तो कुमुकाली, तो इसी कालू तड़ागी के नाम से पढ़ा था कुमुकाली। तो सोमचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ भाई? दोनकोट के राजा रावत राजा पे। सोमचंद के सेनापति का नाम क्या है भाई जिसने उस पर आक्रमण करवाया था? तो सोमचंद के सेनापति का नाम है कालू तड़ागी। इसके अलावा सोमचंद कुछ ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करता है। और सोमचंद किन ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है? तो उनको बोला जाता है चौथानी ब्राह्मण। अगला पॉइंट क्या है? आपसे क्वेश्चन आएगा कि चंद्रवंश का कौन सा राजा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है? चंद्रवंश का कौन सा राजा है जो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है? तो चंद्रवंश का राजा चौथानी ब्राह्मणों की जो नियुक्ति करता है वो सोमचंद है। आप बता दो सर कौन कौन से चौथानी ब्राह्मण है? राजाओं के नाम बता दो, ब्राह्मणों के नाम बता दो। तो एक थे पांडे, एक थे बिष्ट, एक थे सिमल्टिया और एक थे जोशी। तो चौथानी ब्राह्मण में पूछा जाएगा कौन कौन सी जाति के लोग थे। तो चौथानी ब्राह्मण में ये जाति के लोग थे पांडे, सिमल्टिया, जोशी। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्या है क्या नहीं है। ये जाति के लोग क्या करते थे? पांडे जाति के जो लोग थे वो हमेशा क्या बनते थे? क्वेश्चन आएगा पांडे जाति के लोग क्या बनते थे? तो पांडे जाति के लोग रहते थे राजगुरु, या इनके लिए बोला जाता है पुरोहितों के पद पे ये नियुक्ति होते थे। बिष्ट कौन से पद पे नियुक्त होते थे? तो बिष्ट होते थे कारदार पद पे नियुक्त होते थे। इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, कारदार। और कारदार क्या कार्य करते थे? कारदार राजस्व एकत्रित करते थे। और राजस्व अधिकारियों को कारदार के लिए क्या बोला जा सकता है? पटवारी बोला जा सकता है। कारदार का प्राचीन नाम या कारदार को पटवारी शब्द को क्या बोला जाता है? तो पटवारी शब्द के लिए कारदार शब्द का प्रयोग किया गया है। जब आपको टिहरी का इतिहास पढ़ाएंगे तो टिहरी के इतिहास में प्रताप शाह पढ़ाएंगे। तो प्रताप शाह ने अपने शासनकाल को 22 पट्टियों में बांट दिया था और 4 थानों में बांट दिया था। तो उन पट्टियों के अधिकारी को पटवारी ना बोल के कारदारी बोला गया था। तो कहीं ना कहीं ये पटवारी के समकक्ष थे। इसके अलावा सिमल्टिया के लिए तो कुछ लिखा नहीं है। और जोशी कौन से पद पे होते थे? तो जोशी होते थे दीवान पद पर।
अगर समझ में नहीं आया क्या है तो क्वेश्चन आएगा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करता है। तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद करता है। चौथानी ब्राह्मण में कौन कौन सी जाति के लोग होते थे, आपके सामने लिखा है, पांडे जाति के लोग, बिष्ट जाति के लोग, सिमल्टिया जाति के लोग, जोशी जाति के लोग। जोशी जाति के लोग क्या करते थे, दीवान का कार्य करते थे। बिष्ट जाति के लोग कारदार का कार्य करते थे। और पांडे जाति के लोग राजगुरु या पुरोहित का कार्य करते थे। और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सोमचंद के बारे में और पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सोमचंद के बारे में अगला पॉइंट क्या है, इसने कुमाऊं में एपण कला की शुरुआत करी थी। एपण कला की स्टार्ट। क्वेश्चन आएगा चंद्रवंश के किस राजा ने कुमाऊं में एपण कला स्टार्ट करा था, तो वो सोमचंद ने करा था। एपण कला क्या होता है, चित्रकला है, दीवारों पे भित्ति चित्र बनाना, धरती पे या आंगन पे चित्र बनाना। जब आप उत्तराखंड का संस्कृति या उत्तराखंड का कल्चर पढ़ोगे तो जरूर आप एपण कला के बारे में पढ़ोगे। तो कुमाऊं का वह राजा जिसने एपण कला शुरू करी थी, तो कौन है भाई वो कौन है आपके पास, सोमचंद। हाँ, इसको तुम्हें मॉडर्न उत्तराखंड से जोड़ना है करंट अफेयर में। अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में एपण गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, तो एपण गर्ल ऑफ उत्तराखंड, तो एपण गर्ल ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है मीनाक्षी खाती। एपण गर्ल ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है मीनाक्षी खाती, यह ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट, कुमाऊं में पंचायती राज की व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था की शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, पंचायती व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, ऑल्सो सोमचंद। सोमचंद जनता से टैक्स वसूलने के लिए, टैक्स कलेक्ट करवाने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो सोमचंद कुछ पद बनाता है, और वो क्या क्या पद बनाता है, सयाना, बूढ़ा और कमीण। अगर क्वेश्चन आएगा सयाना, बूढ़ा और कमीण नामक पदों की नियुक्ति कौन करता है, इन पदों को कौन बनाता है, तो इन पदों को कौन बनाता है, सोमचंद। और इन पदों का क्या काम है, इन पदों का काम है राजस्व एकत्रित करना, मतलब टैक्स कलेक्ट करना, ये काम है। राजा तो अब हर किसी के घर जाएगा नहीं ना कि टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, तो उसने कुछ पद बना दिए, कुछ पोस्ट बना दिए। जैसे आजकल आ रखी ना एक भर्ती उत्तराखंड में SI की, राजस्व निरीक्षक, तो टैक्स कलेक्टर थे ये। क्वेश्चन आएगा सयाना, बूढ़ा, कमीण नामक पद किस चंद्रवंशीय राजाओं ने बनाए थे, तो ये बनाए थे सोमचंद ने, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सोमचंद इसके अलावा क्या पॉइंट है, एक मांडलिक राजा था। सोमचंद क्या था, एक मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा किसे बोलते हैं, मांडलिक राजा वह राजा कहलाता है जो किसी अन्य राजा के अंडर में कार्य करता है, अंडर में कार्य करता है। मतलब सोमचंद से भी सीनियर कोई था, सोमचंद भी किसी को देख के डरता था, सोमचंद किसी न किसी को टैक्स देता था। तो ये किसके अंडर में कार्य करते थे, सोमचंद मांडलिक राजा थे, तो ये रेखा राजा को टैक्स देते थे। ये रेखा राजा कहाँ के राजा होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, डोटी राजा। डोटी क्षेत्र का है नेपाल में, तो डोटी क्षेत्र के राजाओं को क्या कहते थे, रेखा राजा। तो ये सोमचंद रेखा राजा के अंडर में काम करता था। सोमचंद सीनियर भी कोई था, तो सोमचंद उसको टैक्स देता था, उसको रिपोर्ट देता था। और उसका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका नाम है जयदेव मल। अगर किसी के समझ में पॉइंट नहीं आया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो सोमचंद एक मांडलिक राजा थे। मांडलिक राजा उन राजाओं को कहा जाता है जो सुपीरियर नहीं होते, उनसे ऊपर भी कोई और होता है, वो किसी दूसरे राजा के अंडर में काम करते हैं या दूसरे राजा को टैक्स देते हैं। तो सोमचंद जब किसी को टैक्स देता था तो कहाँ के राजा को टैक्स देता था, नेपाल या डोटी राजा को टैक्स देता था। और डोटी राजाओं को क्या नाम से जाना जाता था, रेखा राजा नाम से जाना जाता था। और कौन है उसका नाम, उसका नाम क्या है जिसको सोमचंद टैक्स देता था, तो सोमचंद टैक्स किसको देता था, जयदेव मल को टैक्स देता था। सिंपल सी बात है, इतनी बात है, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं है। तो सोमचंद के कुछ ये फैक्ट थे जो आपको मैंने बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। सोमचंद ने इलाहाबाद झूसी से आया था, राजबुंगा का किला बनाया था, चरालों की नियुक्ति करी थी, कौन कौन सी जाति है, आक्रमण किया था दोनकोट के राजा पे, उसके सेनापति का नाम क्या था, चौथाने ब्राह्मण बनाए थे, कौन कौन से बनाए थे,
इसके अलावा ऐपण की शुरुआत करी थी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरू करी थी और नए नए पद बनाए थे राजस्व एकत्रित करने के लिए। इसके अलावा सोमचंद एक मांडलिक राजा था, किसी दूसरे राजा को टैक्स देता था। और किसको टैक्स देता था? जयदेव मल को। जयदेव मल कहाँ का था? मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो सोमचंद के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो आपको पता चल गई है। होपफुली आप संतुष्ट होंगे। कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोमचंद के बाद आगे आगे राजा पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 4 राजा हमको याद होने चाहिए कि कौन कौन राजा बने थे। उसके बाद हम सिर्फ उन्हीं राजाओं को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट थे। तो सोमचंद के बाद कुमाऊं का दूसरा राजा कौन बनता है? तो कुमाऊं का दूसरा राजा जो बनता है उसका नाम होता है आत्मचंद। तो क्वेश्चन आएगा कुमाऊं का दूसरा राजा का नाम क्या है? आत्मचंद। इसमें एक ही पॉइंट है कि भाई ये सोमचंद का क्या था? सोमचंद का पुत्र था और कुछ नहीं है। आत्मचंद के बाद कुमाऊं का तीसरा राजा कौन बनता है? तो उसका नाम रहता है पूर्णचंद। क्वेश्चन आएगा कुमाऊं का तीसरा राजा कौन है? पूर्णचंद। और कुमाऊं का चौथा राजा जो बनता है उसका नाम रहता है इंद्रचंद। आप बोलोगे सर आप ये ऐसी चीज़ें क्यों लिखा रहे हो? तो मैं ये इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग के 4 राजा तो याद होने चाहिए कि चंद्रवंश का पहला राजा कौन है, चंद्रवंश का दूसरा राजा कौन है, चंद्रवंश का तीसरा राजा कौन है, चंद्रवंश का चौथा राजा कौन है। अगर आपने पुराना बीपीडीओ का पेपर देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन ये आ रखा था कि पंवार वंश का 55वां राजा कौन है। जो टिहरी का प्रथम राजा है तो वो था सुदर्शन शाह। तो आपको 62 राजाओं की रैंक याद नहीं करनी, बट आपको 62 राजाओं कम से कम टॉप 4 तो याद रखना है। आत्मचंद में कोई भी जीके नहीं है, पूर्णचंद में कोई भी जीके नहीं है। इंद्रचंद अगर हम पढ़ेंगे तो इंद्रचंद में कुछ डाटा देखने के लिए मिलता है। और इंद्रचंद कुमाऊं का पहला राजा, इंद्रचंद कुमाऊं का पहला राजा है जिसने तिब्बत के साथ क्या किया था? जिसने तिब्बत और नेपाल, इंद्रचंद ऐसा पहला राजा है जिसने तिब्बत और नेपाल के साथ रेशम का व्यापार शुरू किया था। रेशम का व्यापार। अभी तक आपने जो भी राजा पढ़े किसी ने व्यापार शुरू नहीं किया विदेशी राजाओं के साथ। तो अगर आएगा रेशम का व्यापार या रेशम के कारखाने किसने खोले थे? तो चंद्रवंश में कुमाऊं में रेशम के कारखाने खोलने का श्रेय जाता है इंद्रचंद को। और किस देश के साथ रेशम का व्यापार करता था? तिब्बत और नेपाल के साथ। अब जो रेशम का व्यापार करने वाले व्यापारी होते थे, रेशम का व्यापार करने वाले व्यापारी होते थे, उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता था, वो होता था पटुआ। या उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता था, उसके लिए बोला जाता था पटुए। तो इंद्रचंद के समय रेशम का व्यापार होता था और रेशम का व्यापार करने वाले दुकानदारों के लिए क्या बोला जाता था? पटुए। बनिए बोलते ना आजकल, तो पटुए। और इंद्रचंद के समय ही एक प्रथा फेमस हुई थी, प्रचलित हुई थी, और इस प्रथा का नाम था पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा। अगर क्वेश्चन आएगा पटरंग वाली प्रथा क्या है, तो ये झूठी अफवाह फैलाने वाली प्रथा है। आप बोलोगे क्या है ये अफवाह सर जी? तो इसका मतलब ये है कि चंद्रवंश के टाइम पे एक अफवाह ये थी कि जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उसका रेशम उतना अच्छा होगा। ज़्यादा झूठ बोलोगे तो आपका रेशम ज़्यादा होगा। तो झूठ बोलने की प्रथा को बोला जाता था पटरंग वाली प्रथा, जिससे बोला जाता कि उस ज़माने में रेशम अच्छा होता था झूठ बोलने से। तो क्वेश्चन आएगा किस राजा के समय झूठ बोलने की प्रथा थी या पटरंग वाली प्रथा थी? तो वो था इंद्रचंद। ये कुछ खास नहीं है, वर्तमान में भी हम झूठ बोलते हैं। जैसे कि आप यार दोस्त हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, आपका कोई दोस्त आपसे बोल जाएगा फ़ोन करके हाँ भाई क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? कुछ नहीं भाई फ़ोन चला रहा हूँ। अगर आप पढ़ते भी होंगे 4 घंटे तो आप कभी नहीं बोलते कि मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ। सच नहीं बताते, झूठ बताते। ऐसा लगता है कि दाग लग जाएगा या नज़र लग जाएगी, हम तो सच नहीं बोलेंगे हम 6 घंटे पढ़ते हैं। या कभी आप किसी की सैलरी पूछोगे, वो 50,000 रुपये भी कमाता होगा तो घर वाले भी क्यों नहीं होंगे, चाहे पता है दुनिया को कि 50,000 महीने कमाता है, वो झूठी बोलता होगा नहीं यार कहाँ 10-20 हज़ार रुपये कमाता हूँ। सच नहीं बोला जाता। नज़र लगने वाला कॉन्सेप्ट है हमारे जीन्स में और तब से। तो सेम ऐसी उस ज़माने में भी लोग सच नहीं बोलते थे कि सच बोलेंगे तो उसका रेशम नहीं होगा, तो इसलिए लोग झूठ बोलते थे, और जो झूठ बोला उसका रेशम उतना ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन क्या है? झूठ बोलने की प्रथा को क्या बोला जाता था? पटरंग वाली प्रथा। और ये पटरंग वाली प्रथा किसके शासनकाल में चली थी? इंद्रचंद के शासनकाल में चली थी। अब व्यापारियों को क्या बोलते थे? पटुए। रेशम का व्यापार करते थे, किस देश के साथ करते? तिब्बत और नेपाल। ठीक है। इसको वर्तमान कंडीशन से अगर जोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में बोलेंगे, उत्तराखंड में रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर, उत्तराखंड में जो रेशम बोर्ड का
हेड क्वार्टर है, तो उत्तराखंड में रेशम बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ होगा आपका? प्रेमनगर। और प्रेमनगर कहाँ पे है आपका? देहरादून में। इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, मगर वर्तमान में भी उत्तराखंड में रेशम का कारखाने होंगे, रेशम का कार्य काम धाम चलता होगा। तो वर्तमान में उत्तराखंड में रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून प्रेमनगर में। तो ये था इंद्रचंद के बारे में। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और याद भी हो गया होगा। इंद्रचंद के आगे हम थोड़ा सा और आगे बनेंगे तो इंद्रचंद के बाद एक और राजा बनता है जिसका नाम होता है वीणाचंद। इंद्रचंद के बाद एक और राजा बनेगा जिसका नाम है वीणाचंद। वीणाचंद भोगविलासी वाला राजा था जिसने जनता पे ध्यान नहीं दिया, और जनता पे जब ध्यान नहीं दिया तो इस पे किसी और ने ध्यान दे दिया, और इस पे खसों ने ध्यान दे दिया। और खस एक राजा आता खसों का, और खसों का राजा इसको भगा के मार के भगा देता है। तो वीणाचंद यहाँ पे क्या पॉइंट है? इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में खसिया राजा या खस जाति के राजा बीजड़ सिंह, कहीं पर आपको ये नाम भी दिखेगा जीजड़, बीजड़ या जीजड़, ये दोनों एक ही है। बीजड़ और जीजड़ ने वीणाचंद को हरा के, वीणाचंद को हराकर कुमाऊं पर 200 सालों तक राज किया। तो क्वेश्चन आएगा कि किस चंदवंशीय राजा को हरा के कुमाऊं पे खसों का राज हो गया था? तो वीणाचंद को हरा के कुमाऊं पे खसों का राज हो गया था। खसों ने हराया तो कौन सा राजा था? खसों का कोई ना कोई राजा तो होगा, तो उसका नाम मिलता है जीजड़ सिंह या बीजड़ सिंह। और किसको हराया? वीणाचंद। और कितने सालों तक कुमाऊं पे राज किया खसों ने? 200 सालों तक। वो तो ऐसा हुआ कि इसके बाद एक और कुमाऊं में चंदवंशीय राजा बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया, उन्होंने खसों को हरा दिया, अदरवाइज चंदवंश तो यहीं पे समाप्त हो गया था। तो क्वेश्चन आएगा चंदवंश के किस राजा को हरा के चंद कुमाऊं पे खसों का राज हुआ था? वीणाचंद को हरा के। और किस खसिया राजा ने वीणाचंद को हराया था? तो उस खसिया राजा का नाम क्या है? जीजड़ सिंह या बीजड़ सिंह, उसी ने हराया था। और कुमाऊं पे कितने समय तक राज किया था? तो उसने कुमाऊं पे कितने समय तक राज किया था दोस्तों? तो उसने कुमाऊं पे राज किया था 200 वर्षों तक। वीणाचंद के बाद एक और राजा हम पढ़ेंगे, और वीणाचंद के बाद एक आखिरी राजा हम पढ़ लेंगे, उसका नाम है वीरचंद। तो कुमाऊं की गद्दी पे अब एक नया राजा बैठेगा, और कुमाऊं की गद्दी पे जो नया राजा बैठा उसका नाम है वीरचंद। और वीरचंद क्या करता है कि 200 सालों तक जिन खसों ने राज किया था उन खसों को हरा देता है, और वापस से कुमाऊं में चंदवंश का कमबैक आ जाता है। तो चंदवंश की पुनर्स्थापना, चंदवंश की पुनर्स्थापना कौन करता है भाई जी? तो चंदवंश की पुनर्स्थापना कौन करता है? वीरचंद। क्योंकि चंदवंश को हरा के, वीणाचंद को हरा के, तो चंदवंश पे 200 सालों तक खसों का राज था। तो अब खसों को कौन भगाएगा? ये वीरचंद, जिसका नाम ही वीर है। तो क्वेश्चन आएगा खसों का अंत किसके द्वारा किया गया? तो वीरचंद। और खसों का अंत किया गया, तो जैसे खसों का पहला राजा आया था बीजड़ सिंह, तो खसों का कोई ना कोई अंतिम राजा तो होगा जिसको वीरचंद ने हराया होगा। अरे वीरचंद ने वापस से चंदवंश स्थापित किया, तो किसी को मार के किसी को हरा के तो किया होगा। तो वीरचंद ने खसों के अंतिम राजा, खसों के अंतिम राजा सोपाल को हराया। क्या नाम है इसको? सोपाल को हराया। इसको मार के भगा दिया उसने, और वापिस चंदवंश पे किसका राज हो गया था? कुमाऊं पे किसका राज हो गया था? चंदवंश का। तो जब खस आए थे तो आते समय कौन आया था? बीजड़ सिंह, जीजड़ सिंह। और किसको मारा था? वीणाचंद को। और जब गए तो किसको मारा? सोपाल को। और किसने मारा? वीरचंद ने। तो वापिस कमबैक हो गया ना चंदवंश का। यस। जब भी हम चंद और पंवार पढ़ेंगे आपको हमेशा एक लॉजिक ध्यान रखना है, वो लॉजिक है दोस्तों सेनापति वाला। एक सेनापति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो है सोमचंद में कालू तड़ागी। तो यहाँ पे जब वीरचंद ने अटैक किया था, सोपाल को हराया था, तो वीरचंद का एक सेनापति है जो आपको याद रखना है कि वीरचंद के सेनापति का नाम क्या था? तो वीरचंद के सेनापति का नाम था सोपाल। तो कभी आप सोपाल को तो हराया था, इसके सेनापति का नाम था सोनखड़ाया। किसके सेनापति का नाम था? सोनखड़ाया। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, क्या मुद्दा है क्या मुद्दा नहीं है।
तो आज हमने चंद्रवंश में कुछ राजाओं को पढ़ने की कोशिश करी है। तो हमने आज 9 स्लाइड पे काम किया है और इन स्लाइड में हमने सबसे पहला सोमचंद को देखा था। सोमचंद कहाँ से आया था? इलाहाबाद से जब आया था, कौन राजा था? उसने राजबुंगा का किला बनाया, उसने ये चरालों की नियुक्ति करी, उसने पहला आक्रमण किया था, उसने चौथानी ब्राह्मण बनाए, उसने ऐपण कला की शुरुआत करी, पंचायती राज की शुरू करी, नए पद बनाए थे। उसके बाद मांडलिक राजा था, किसको टैक्स देता था, कहाँ टैक्स देता था। इसके बाद राजा बनता है आत्मचंद पूर्णचंद, उनमें कोई डाटा नहीं है। इंद्रचंद बनता है, रेशम का व्यापार करता है, किससे करता है? व्यापारियों को क्या बोला जाता है? एक प्रथा चली थी, क्या थी, क्या प्रथा का लॉजिक था, मैंने बता दिया था। उत्तराखंड रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर प्रेमनगर में। उसके बाद वीणाचंद बनता है, वीणाचंद भोगविलासी में तृप्त रहता है, इसको मार देते खसिया राजा। कौन मारता है? जीजर सिंह। और उसके बाद खसियों का राज हो जाता है 200 वर्षों तक। उसके बाद वापस से एक राजा आता है जिसका नाम है वीर, तो वीरचंद था, वापिस वो खसों को भगाता है और दोबारा से किसका राज हो जाता है? चंद्रवंश का। ये किसको मारता है? सोपाल को मारता है। और इसका एक सेनापति था, याद करना है, सेनापति वाला लॉजिक बार बार आएगा, वो है सोनखड़ाया। ठीक है, तो आज एक छोटी सी क्लास हमने शुरू करी है, चंद्रवंश हमने शुरू कर दिया है। आने वाली 2 या 3 क्लासेस में चंद्रवंश को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आजकल थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, एक हफ्ते से लगातार हेडेक चल रहा है, सर दर्द चल रहा है, दवाइयाँ खा रहा हूँ, तभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितने डाटा, जितने पॉइंट आपको लिखाए हैं, होपफुली आप इनको याद भी कर रहे होंगे और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। चंद्रवंश के, पंवार वंश के, हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन नोट्स आपको देने की कोशिश की जा रही है और अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिल पा रहे होंगे। तो बनिए रहेगा चैनल पे और देखते रहेगा पढ़ाई की वीडियो। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।